दालों में हुआ चढ़ाव, किनके उतरे मंडी भाव। कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। आजादी का जुनून, जंग लड़ने का जज्बा, देशभक्ति को उजागर करने वाला डीडी नेशनल का शो स्वराज हर रविवार सुबह 9 और रात को 9 और हर शनिवार को भी रात 9 बजे जरूर देखिएगा। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों के बीच G20 ने पर्यावरण को संरक्षित रखने का दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ इंडोनेशिया के मैंग्रोव जंगल का किया दौरा। मैंग्रोव जंगल में ही 300 हेक्टेयर में फैला एक मत्स्य तालाब भी मौजूद। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु वित्त विषय पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय संवाद में लिया भाग। जलवायु वित्त संबंधी मामले पर जताई चिंता, कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्त व्यवस्था की सार्थक परिभाषा निर्धारित करने के लिए काम करने की जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के पीथमपुरा में महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म मशीनरी प्लांट का किया शुभारंभ। कहा कि कृषि उपकरणों की दृष्टि से ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का अभिनव प्रयोग घरेलू जरूरतों की आपूर्ति के साथ ही दुनिया को भी आपूर्ति करने से भारत बनेगा विश्व गुरु। पशुपालन और डेयरी विभाग की अहम पहल, आधारभूत संरचना को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू। देश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत संरचना के प्रभावी प्रबंध की मिलेगी सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। G20 के बाली शिखर सम्मेलन में दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ मैंग्रोव जंगल का दौरा किया। इस दौरान मैंग्रोव के संरक्षण के साथ ही इंडोनेशिया में पारंपरिक तौर पर जल संरक्षण की विधि की भी जानकारी G20 के समूह के नेताओं को दी गई। पारंपरिक तौर पर वहां जल संरक्षण की विधि को सुबक कहा जाता है। सभी आमंत्रित नेताओं ने मैंग्रोव का पौधा भी रोपा। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती के बीच G20 ने पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश भी दिया। इंडोनेशिया दौरा मैंग्रोव के इस विशेष जंगल में नए पौधों को तैयार करने की नर्सरी और पूरे इकोसिस्टम को समझा। नर्सरी में 63,000 पौधे तैयार करने की व्यवस्था है। इंडोनेशिया ने 2024 तक 6 लाख हेक्टेयर में मैंग्रोव विकसित करने का लक्ष्य रखा है। मैंग्रोव जंगल में ही एक मत्स्य तालाब भी मौजूद है, जो कि 1,300 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु वित्त विषय पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय संवाद में कहा कि यदि विश्व धरती को विनाशकारी परिवर्तनों से बचाना चाहता है तो विकासशील देशों में वित्त और प्रौद्योगिकी अवश्य होनी चाहिए। जलवायु वित्त संबंधी मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 तक विविध स्रोतों से $100 अरब जुटाने की विकसित देशों की वचनबद्धता अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है, जबकि ये बहुत छोटी रकम है। यादव ने कहा कि पारदर्शिता और विश्वास इस मामले पर सभी बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय व्यवस्था की स्पष्ट परिभाषा से पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, जो रचनात्मक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय व्यवस्था की सार्थक परिभाषा निर्धारित करने के लिए आगे काम करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया आशा भरी निगाहों से हमें देखती है। तोमर ने कहा कि देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से सुसज्जित होना पड़ेगा। मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज हर जगह लोग देखते हैं कि ये मेक इन इंडिया है, हम भारतीय हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। वहीं हमारे उत्पाद हमें गौरवान्वित करें, ये और भी गौरव की बात है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज क्वालिटी परखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ब्रांडिंग और क्वालिटी की विश्वसनीयता देश दुनिया में बढ़ रही है। ऐसे में कृषि उपकरणों की दृष्टि से इस प्रकार समग्रता से निर्माण महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा किया गया पहला अभिनव प्रयोग है। इस कंपनी के द्वारा फार्म उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी बादशाहत पूरी दुनिया में हो। घरेलू जरूरतों की पूर्ति के साथ ही दुनिया को भी आपूर्ति करने से भारत विकसित होगा और विश्व गुरु के रूप में भी ख्याति कायम होगी। तोमर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, इसे सिद्ध करने में हमारा अपना योगदान भी होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि विदेश में उच्च शिक्षा और अच्छे जॉब के बाद भी अनेक युवा आज भारत वापस आकर खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां पहले कदम के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग ने देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित 12 नस्ल सुधार स्थानों को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया है, जो आधारभूत संरचना संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवे सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन तक ले जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। ये आधारभूत संरचना के अंतिम छोर तक संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा और यात्रा के समय में भी कमी लाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ अन्य स्थानों जैसे कि क्षेत्रीय चारा केंद्र, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठनों के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ये विभाग भविष्य में अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आने वाले पशु औषधालयों, दूध प्रसंस्करण संयंत्रों, चिलिंग केंद्रों और आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है। ये देश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत संरचना का प्रभावी प्रबंध की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन क्षेत्र आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जीवीए का 1/3 हिस्सा शामिल है और इसका CAGR 8% से ज्यादा है। साथ ही पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से लाखों लोगों को किफायती और पौष्टिक भोजन मिलता है। इसके अलावा विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसान और महिलाओं किसानों के लिए रोजगार उत्पन्न करने और आय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उर्वरक मंत्रालय में सचिव अरुण सिंघल ने खास मुलाकात में बताया कि इस साल के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार का 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होने की उम्मीद है। इस मुलाकात के संपादित अंश को देखते हैं इस श्रृंखला की छठी और अंतिम कड़ी में।
फाइनली सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे माइक्रो मैनेजमेंट पर भरोसा रखते हैं। मैंने देखा छोटी से छोटी चीज़ पर वो ध्यान देते हैं, इसलिए बहुत सारे जब किसान भाइयों से बात करते हैं तो वो खाद की अवेलेबिलिटी, खाद की क्वालिटी, आप किस तरह से खाद इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा वो अपने विचारों में उस चीज़ को तरजीह देते हैं। इस पूरे सेक्टर को लेकर के उनकी अपनी सोच, क्योंकि आपका लगातार इंटरेक्शन उनसे हो रहा है और शायद वो किसी आपके प्रोग्राम में भी हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, उनका फोकस किस तरह से दिखाई देता है? उनकी प्रेरणा तो लगातार सारे कार्यक्रमों में हम लोगों को रहती है, और मैं, जैसा आपने कहा कि किसानों का विषय है तो बहुत रुचि लेते हैं, तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जो 5 यूरिया के संयंत्र दोबारा चालू किए गए हैं, सब में मिला के लगभग 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो ये प्रधानमंत्री जी का ही संबल था और उनकी ही प्रेरणा थी कि ऐसा काम हो पाया। एक आध संयंत्र तो ऐसे हैं जो पिछली सरकार में उनका तय हो गया था कि उनका पुनर्जीवन किया जाना है, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया गया, कुछ भी काम शुरू नहीं हो पाया। जब ये सरकार आई और प्रधानमंत्री जी ने इसमें रुचि ली तभी काम शुरू हो पाया। तो एक तो हमेशा उनका ये रहता है कि हम आत्मनिर्भर बने, खाद का उत्पादन हम खुद कर सकें, उसके लिए हम फैक्ट्री भी लगाते हैं, उसके लिए हमारे देश में जो माइंस उपलब्ध हैं थोड़ी बहुत उनका भी बेहतर दोहन करने का प्रयास करते हैं। दूसरा फिर उनका ये रहता है कि सही व्यक्ति को खाद मिले और खाद का डाइवर्जन ना हो। हम ये सुनिश्चित करें कि टारगेटेड तरीके से सही व्यक्ति को सब्सिडी पहुंचे, सब्सिडी की बर्बादी ना हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा ये भी रहता है कि जो आपने बात अभी उठाई थी कि हमारे स्रोत जो हैं खाद के वो कई सारे होने चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, हम किसी एक जने पर निर्भर ना हो ताकि हम शॉक प्रूफ हों, दुनिया में कुछ भी हो जाए हम उस झटके को झेल पाएँ। कुछ हद तक आप देख रहे हैं कि जैसे रशिया से भी हम फर्टिलाइज़र लाते रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हम देश में फर्टिलाइज़र उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और मुझे इनफैक्ट ये भी कहते हुए खुशी है कि 4-5 महीने पहले जिस स्तर पे कीमतें पहुंच गई थी उससे अब कुछ घटी हैं। तो जो भी प्रयास किए गए हैं कि लोग एक संगठित होकर कीमतें बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही होता है कि कीमतें बढ़ जाएँ, और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उनके प्रयासों को हम विफल कर दें। तो पिछले 4-5 महीने में कुछ कीमतें कम हुई हैं, जैसे DAP जो है $920 की 1 टन हो गई थी, अब वो इस समय घट के $720-730 के आसपास आ गई है। उसी तरह से यूरिया भी $900 के ऊपर निकल गई थी 1 टन के लिए, अब इस समय इंटरनेशनली जो यूरिया मिल रही है $655 पे हमने लिया है, और अभी नया टेंडर हो रहा है, उसमें उम्मीद है कि और कम रेट आएगा। तो ये जो गाइडेंस माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उनके दिशा निर्देशन में हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि कार्टेल जो हैं वो कीमतें बढ़ाने में विफल हो जाएंगे धीमे धीमे, और किसी एक स्रोत पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, और नैनो यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, इस तरह के जो प्रयोग हुए हैं, बहुत रुचि इनमें प्रधानमंत्री जी ने ली है, हम लोग इनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम पर भी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। जी बिल्कुल, कि खाद की पूरी दुनिया में खाद की कीमतें बढ़ रही हैं और डेवलपिंग नेशंस काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। अभी विदेश मंत्री जी रशिया गए थे, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भी बात हुई है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी इस बात को उठाते हैं, विदेश मंत्री जी भी उठाते हैं, जितने माननीय मंत्रीगण जा रहे हैं विदेशों में वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि और हो। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोरक्को जाके उनसे भी हम कुछ करें, उनके पास काफ़ी मात्रा में खाद है। जिन जिन देशों में, सभी देशों के साथ प्रयास हो रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी ही करनी है, उसका कोई विकल्प नहीं है, तो उसमें हमें डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। देश में तो है नहीं पोटाश, तो हमें बाहर से लानी है। जितनी ज़्यादा जगह से लाएंगे उतना हम अच्छी स्थिति में रहेंगे, उसका प्रयास रहता है। सर बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इतने कम समय में आपने पूरे सेक्टर का एक ओवरव्यू हमारे सामने रखा, किसानों को क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बताया, कहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग जा रही है, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हम कैसे हो रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कोई ऐसी बात जो मैं आपसे पूछ न पाया हूँ, आप शेयर करना चाहते हैं? स्वागत है। नहीं, मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को ये भरोसा होना चाहिए हमेशा कि भारत सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। कुछ भी हो जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है हमारा, इसको हम निभाएंगे कि आपको खाद उपलब्ध होनी चाहिए, सही दाम पर उपलब्ध होना चाहिए, ये हमेशा सुनिश्चित किया जाएगा। यही मैं कहना चाहूँगा। सचिन महोदय, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन एक बड़ी बात यही कि आत्मनिर्भरता की तरफ, मेक इन इंडिया की तरफ जो फोकस है सरकार का, वो फर्टिलाइजर सेक्टर में भी स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, और आने वाला भविष्य अगर हम कहें कि उज्ज्वल है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले के राजापुर इंडस्ट्रियल एरिया में सूक्ष्म पोषक तत्व बनाने वाली एक प्राइवेट फैक्ट्री को लाइसेंस का उल्लंघन कर नकली केमिकल खाद बनाते हुए पाया गया है। लखीमपुर के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के आदेश पर राजापुर इंडस्ट्रियल एरिया में सूक्ष्म पोषक तत्व के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त निजी फैक्ट्री गोविंद इंडस्ट्रीज पर छापेमारी की गई है और छापेमारी करने वाली टीम में एसडीएम लखीमपुर श्रीदा सिंह, पुलिस उप अधीक्षक संदीप सिंह और जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी शामिल थे, जिन्होंने पैकिंग और सिलाई मशीन, क्रिप्को, इफ्को, पारस आदि के ब्रांड नाम वाले ताजा खाली बोरे बरामद किए हैं। और छापेमारी की कार्रवाई के बारे में एसडीएम लखीमपुर श्रीदा सिंह ने जानकारी दी। तो सूत्रों से ये पता चला कि यहाँ पे नकली खाद बनाया जा रहा है और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश जारी किया कि यहाँ पे छापामारी की जाए और यदि ऐसी कोई गतिविधि मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में कृषि विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान पाया गया कि यहाँ पे मोरंग से, चूने से और गेरू से नकली खाद बनाया जा रहा है और यहाँ पे 15 से 20 कार्मिक भी पाए गए जो इस काम में लिप्त थे। कुछ 2-4 कार्मिक पीछे के गेट से भाग भी गए हैं। अब इस फैक्ट्री को पूरा सील किया जाएगा। गोविंद इंटरप्राइजेस के नाम की फैक्ट्री है ये और इनके पास राइस मिल का और माइक्रो न्यूट्रिशन बनाने का लाइसेंस है। पेरा मटेरियल है, उसको देखने से यही लग रहा है कि नकली खाद बनाई जा रही है। सैंपलिंग हो रही है, सैंपल के जांच के बाद सही तथ्य सामने आएंगे, उसी क्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जम्मू कश्मीर राजौरी के पंचायत मियाहदी गुजरा की युवा ऊर्जावान शिक्षित महिला सरपंच चौधरी शाजिया तबस्सुम गरीबों के लिए प्रेरणा है। मियाहदी गुजरा पंचायत के दूर दराज के सीमावर्ती इलाके में रह रहे लोगों का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार हमारी पंचायत में सभी तरह का विकास एक सुशिक्षित महिला ग्राम प्रधान सरपंच के नेतृत्व में हुआ है। अपनी टीम के साथ वे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनकी टीम के लोगों ने आजादी के बाद पहली बार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। महिला सरपंच चौधरी शाजिया तबस्सुम गरीबों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को सुनती हैं और उनके निदान का प्रयास करती हैं। पंचायत के लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि सड़कें, पानी के हैंडपंप, पुल, CPMAY आवास और गरीबों को प्रदान की जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ राजौरी जिले के मियाहदी गुजरा पंचायत के लोगों को सीधे मिलता है। जैसे शादी हो गई थी उसी टाइम मैं सरपंच बन गई थी। इस टाइम 1 साल के बाद तो पढ़ाई जो है वो मैंने राजौरी गवर्नमेंट कॉलेज से की है। तो उसके बाद यही शादी के बाद अपने जो गांव के काम किए हैं, डेवलपमेंट के काम किए हैं, गांव के लोगों के इनकी जो ही इश्यूज थे वो सुने हैं। जो भी जिनको भी जो भी किसी के काम की ज़रूरत थी उनको वो दिए हैं। जैसे PMAY के थ्रू लोगों को मकान दिए हैं। उसके अलावा कैपेक्स बजट के काम दिए हैं। इसमें 5 हैंडपम्प हो गए मेरे, 2 लैंड लाइनिंग, पक्का पात, ऐसे बहुत सारे काम हैं, अनगिनत काम हैं जो मैंने लोगों को करवा के दिए हैं। तो इंशाल्लाह अभी तक जो है मेरी पंचायत के सब लोग खुश ही हैं क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है। लोगों की किसी की मुझे आज दिन तक कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली है। और मियाहदी गुजरा पंचायत के सरपंच साजिद इकबाल ने कहा है कि अब लोगों को योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है। हमारी जो सरपंच मैडम है शाजिया तबस्सुम जी, उन्होंने एक टीम बनाई है, उसमें मेंबर भी हैं, उसमें डिपार्टमेंट भी है, रूरल डेवलपमेंट के बंदे भी हैं और मैडम खुद हेड साथ जाकर देख रहे हैं, घर घर जाकर देख रहे हैं। और पहाड़ी एरिया बहुत मुश्किल है, हर किसी मुलाजिम का पहुंचना या मैम का पहुंचना, छोटे छोटे बच्चे हैं मैम के, फिर भी मैम हमारे लिए इतना एफर्ट कर रही हैं कि हर घर जाके देख रहे हैं। किसी को पानी की प्रॉब्लम है उनका मसला हल कर रहे हैं, किसी को रोड की प्रॉब्लम है उनका मसला हल कर रहे हैं। तो मैम ने और मैम की टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और हमारे देश के माटी पुत्र किसान पसीना बहाने में कम नहीं हैं। कमी थी तो सुविधाओं की, जिसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने अब पूरा कर दिया है। पेश है झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा से ये खास रिपोर्ट, जहां केंद्र द्वारा प्रायोजित मनरेगा कूप योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर की मंडियों की, और आइए देखते हैं कि देश भर की मंडियों का क्या भाव है।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में तेजी के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 14 नवंबर को धान का भाव रहा 1,600 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में 440 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,040 रुपए पर। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 नवंबर को धान 2,800 रुपए पर बिकी। केरल की पुलपल्ली मंडी में 14 नवंबर को धान का भाव रहा 2,060 रुपए। 15 नवंबर को यहाँ धान के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,060 रुपए पर बना रहा। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भी धान के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 15 नवंबर को धान बिना किसी फेरबदल के 2,060 रुपए पर बिकी। वहीं दूसरे कृषि उपज मंडियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को धान की आवक अधिक देखने को मिली। बात भाव की करें तो पीलीभीत मंडी में 15 नवंबर को धान का भाव रहा 2,040 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,790 रुपए। बदायूं मंडी में सामान्य धान 2,040 रुपए पर बिकी, जबकि बस्ती मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 2,040 रुपए पर हुए। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान करीब 73,20,227 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के बीच बासमती चावल के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीनों के दौरान बासमती चावल का निर्यात 15,05,739 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 14,30,472 टन रहा था। वहीं बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 5,28,958 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में बीते 4 महीनों के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 58,14,488 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 52,85,530 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को राजकोट, विजयनगर और आगरा मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जोधपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि शिमोगा मंडी में मूंग के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 14 नवंबर को मूंग का भाव था 6,950 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,000 रुपए पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 नवंबर को मूंग 9,000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,850 रुपए। 15 नवंबर को उसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 6,350 रुपए पर हुए। विजयनगर मंडी में 14 नवंबर को मूंग का भाव था 6,100 रुपए। 15 नवंबर को उसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,250 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस बीच मूंग के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 14 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,450 रुपए। 15 नवंबर को उसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 6,470 रुपए पर हुए। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 6,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 18,000 हेक्टेयर में हुई थी।
और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल, आइए देखते हैं। हरियाणा के किसान गेहूं की फसल की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। गेहूं की बुआई के लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। हरियाणा के किसान धान की पकी फसल की कटाई से 3 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। शुष्क मौसम की संभावना के चलते यहाँ के किसान धान की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही किसान धान की फसल के अवशेषों को न जलाएं और CRM मशीन का उपयोग करके इसका प्रबंधन कर लें। यहाँ इस मौसम में सरसों की फसल की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करते वक्त मिट्टी में नमी बनाए रखें। साथ ही अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें और बीजों को उपचारित जरूर कर लें। इस समय ओस की स्थिति के चलते हरियाणा में कपास की चुनाई की जा सकती है। इस मौसम में गन्ने की फसल में शीर्ष छेदक का खतरा रहता है। इसकी रोकथाम के लिए 10 किलो फेरेरा 0.4 GR को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़के। पंजाब में किसान गेहूं की PW 826, PW 869, सुनहरी और PW 343 जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। पंजाब के मक्का किसान फसल को फॉल आर्मीवर्म से बचाने के लिए कोराजन 8.5 SC को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पंजाब में सभी सब्जियों की साप्ताहिक अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ भिंडी में तेला दिखने पर 80 मिलीलीटर एकोडीन का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। साथ ही 5% नीम आधारित कीटनाशकों का भी स्प्रे किया जा सकता है। पंजाब में फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की अगेती किस्मों की रोपाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ इस मौसम में आलू, मूली, शलजम, पालक, धनिया और मेथी जैसी सर्दियों की सब्जियों की भी बुआई की जा सकती है। पंजाब में नींबू वर्ग के फलों, अमरूद, आम, लीची, चीकू, जामुन, बेल और आंवला जैसे सदाबहार पौधों की रोपाई करें। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। G20 के बाली शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंप दी। उन्होंने भारत को मित्र देश बताते हुए कहा कि G20 ट्रोइका देश के रूप में इंडोनेशिया भारत का पूरा सहयोग करेगा। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग बुधवार को 24 नवंबर तक CAG की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऑडिट सप्ताह मना रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा कि हाल के वर्षों में कैग ने बेमिसाल काम किया है। जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में कुछ और दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं।
गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। बुधवार को वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने अहमदाबाद के प्रभात चौक में रोड शो किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गुजरात के सूरत जिले में मंगलवार रात एक प्रिंटिंग मिल में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई के कोडुंगेयोर और मन्नाडी में कुछ लोगों के घरों की तलाशी ली है। पुलिस को संदेह है कि कुछ लोगों के ISIS के साथ संबंध है, जिसके आधार पर राज्य पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। और इसी के साथ ही किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।